सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद पर दुनिया के साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है और अमेरिका जैसे देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं कैसे इस मजाक का हिस्सा बनी हुई है। आज पाकिस्तान के लाहौर में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए वहां की एक सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस दौरान तलहा सईद के साथ जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी भी मौजूद थे और यह वही तलहा सईद है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है और जो अपने पिता हाफिज सईद के साथ आतंकवाद का अपना एक फैमिली बिजनेस चलाता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अब यह तलहा सईद पाकिस्तान में नेता बन चुका है और यह लाहौर की एक सीट से इस बार नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रहा है। अब आप सोचिए कि तलहा सईद जैसा जो आदमी है, जो कि एक आतंकवादी है, खतरनाक आतंकवादी है, अगर यह चुनाव जीत गया और पाकिस्तान में सांसद बन गया तो क्या होगा। खतरनाक बात यह है कि तलहा सईद के जैसे 100 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की अलग अलग सीटों से नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं और हाफिज सईद की जिस नई पार्टी ने इन आतंकवादियों को चुनाव में उतारा है, चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है, उसका कहना है कि उसके ओपिनियन पोल में उस पार्टी को नेशनल असेंबली की कई सीटों पर जीत मिल रही है। यानी इस बार पाकिस्तान की संसद में कई आतंकवादी सांसद बनकर संसद भवन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद ये सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं, उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस पार्टी का यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो वो गठबंधन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी अगर किसी और पार्टी को बाहर से समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, अंदर से समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, किसी के सांसद कम पड़ जाते हैं, तो फिर ये पार्टी जो हाफिज सईद की पार्टी है ये उस पार्टी को समर्थन देगी। यानी पाकिस्तान में हाफिज सईद के बेटे ने और दूसरे आतंकवादियों ने सरकार में आने का सपना देखना शुरू कर दिया है और इन आतंकवादियों को लगता है कि इस बार उन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है और दुनिया के साथ आतंकवाद पर इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में 26/11 का हमला और उसका मास्टरमाइंड था यही हाफिज सईद और इसीलिए यह भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की कुल मिलाकर 226 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ग्रैंड प्लान देखिए हाफिज सईद का और यह वही हाफिज सईद है जो भारत में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले 26/11 का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और सूत्रों से हमें यह खबर मिली है कि भारत ने आज ही पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। कहा है कि हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए और पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई भी औपचारिक जवाब नहीं दिया है और वो शायद इस पर जवाब देगा भी नहीं। भारत ने आज कह तो दिया कि हमें हाफिज सईद वापस चाहिए और हाफिज सईद की जगह भारत की जेलों में है, लेकिन असल में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी प्रत्यर्पण संधि है नहीं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, यह असंभव सी बात है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो फिर भारत ने आज ये मांग क्यों उठाई है जब वो पहले से ही जानता है कि पाकिस्तान ऐसा करने वाला नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान हाफिज सईद को यहां भेजेगा नहीं, लेकिन जानते हैं इससे होगा क्या। इससे एक बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज होगा। इससे अमेरिका जैसे देश भी एक्सपोज होंगे। कैसे एक्सपोज होंगे अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं से हमारा सवाल यह है कि वो हाफिज सईद जैसे लोगों को पकड़ने में भारत की मदद क्यों नहीं कर रहे। अगर अमेरिका जैसा देश उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान तक आ सकता है, एबटाबाद में आकर उसे मार सकता है, अगर वो बाकी के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में मार सकता है, ईरान तक में जाकर ईरान के एक जनरल की हत्या कर सकता है, तो क्या अमेरिका हाफिज सईद को पाकिस्तान से नहीं पकड़ सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा करना चाहता है, क्योंकि हाफिज सईद उसका गुनहगार नहीं है। हाफिज सईद भारत के 140 करोड़ लोगों का गुनहगार है और शायद उसमें अमेरिका की कोई दिलचस्पी नहीं।
अमेरिका की दिलचस्पी है दूसरे आतंकवादियों को बचाने में। इन देशों और ऐसी संस्थाओं ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित तो किया हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हाफिज सईद पर 10 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, जबकि पूरी दुनिया यह जानती है कि इस समय हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में है और पाकिस्तान के कई पत्रकार खुद यह दावा कर चुके हैं कि हाफिज सईद का घर लाहौर के जौहर टाउन इलाके में है और उसका बेटा अब हाफिज सईद की पार्टी से ही नेशनल असेंबली का चुनाव लड़के वहां का सांसद बनने की कोशिश कर रहा है। न जाने कितनी बार हमें हाफिज सईद के वीडियोस मिलते हैं जो लोग अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। सोचिए, लेकिन विडंबना यह है कि जो बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है, उस बात से सुपर पावर अमेरिका पूरी तरह से अनजान है। अमेरिका कहता है उसके पास सर्विलांस के लेटेस्ट साधन है, उसके पास सैटेलाइट है, उसके पास ड्रोन्स हैं, वो दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे किसी भी जगह मिसाइल दागकर किसी को भी कहीं से भी किसी की हत्या कर सकता है। अब जरा सोचिए, हमारे देश की राजनीति कैसी है कि हम राम मंदिर पर भी एक नहीं रह सके। हमारे देश में वैसे तो हर चीज पर राजनीति होती है, हम ना युद्ध काल में एक होते हैं, ना आपातकाल में एक होते हैं, कोविड काल में भी हम एक नहीं हो सकते, अपनी किसी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम एकता नहीं दिखाते। लेकिन हमने ये सोचा था कि कम से कम भगवान श्री राम के इस देश में भगवान राम पर तो सारा देश एक हो जाएगा, राम मंदिर पर तो सारा देश एक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और हमने भगवान श्री राम के मंदिर को भी राजनीति से बख्शा नहीं, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात भारत जैसे देश के लिए हो नहीं सकती। आज हम आपको उन गुमनाम नायकों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन इन वीर बलिदानियों को हमारे देश में कभी कोई सम्मान नहीं मिला और इन्हें कट्टर हिंदू बताकर हमेशा भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, उन्हें वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इनकी आत्मा कितनी खुश होंगी। और इन नायकों में कोलकाता के कोठारी बंधु भी थे, कोठारी ब्रदर्स, जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसलिए गोलियों से भून दिया था क्योंकि ये दोनों कार सेवक थे। ये कार सेवा करने के लिए गए थे और वहां यूपी पुलिस ने इन्हें गोलियों से भून दिया और इनकी जान ले ली। और ये अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा निकाल रहे थे उस समय, और उस समय अयोध्या में बहुत तनाव था। अयोध्या में राम मंदिर की मांग को लेकर सैकड़ों कार सेवक आंदोलन कर रहे थे, और इन्हीं कार सेवकों में 2 भाई कोलकाता से आए थे, जिनमें एक भाई का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। इसलिए आज हम आपको कोठारी ब्रदर्स की कहानी सुनाना चाहते हैं। उस जमाने की ये तस्वीरें हैं जब मैं आपको बात कर रहा हूं, और इन्हीं लोगों में कोठारी बंधु भी थे। इन कोठारी बंधुओं ने ही अयोध्या में कार सेवा यात्रा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया था। और इसके बाद जब 2 नवंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से तमाम कार सेवक राम जन्मभूमि तक पैदल यात्रा निकाल रहे थे, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने के निर्देश दिए, और पुलिस की इस कार्रवाई में सिर्फ 2 नवंबर को ही 15 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई थी। 15 कार सेवक मारे गए, जिनमें कोलकाता के कोठारी बंधु भी शामिल थे। इनमें शरद कोठारी सिर्फ 20 साल की उम्र में और उनके बड़े भाई राम कुमार कोठारी ने सिर्फ 23 साल की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और बाद में मुलायम सिंह ने खुद यह बात मानी कि उस दिन राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनकी एक बड़ी भूल थी। आज जब हमारी टीम कोलकाता में कोठारी बंधुओं के घर पहुंची उनके परिवार से मिलने के लिए, तो हमें पता चला कि उनकी बहन आज भी हर रोज अपने दिवंगत भाइयों के लिए एक दिया जलाती है। और उन्होंने यह आग्रह किया कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी को ना बुलाया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उनके भाइयों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के किसी भी सदस्य को वहां नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब आप इसे एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हुई है, जिसकी कहानी भी बिल्कुल इस कहानी से मिलती जुलती है। और इस फिल्म में
ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें हर कीमत पर विदेश जाना है, एनआरआई बनना है। विदेश उन्हें इतना आकर्षित करता है कि वो अवैध रूप से डंकी रूट से विदेश जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं और एनआरआई बनना चाहते हैं, और वो अपनी जान पर खेलकर वहां तक पहुंचते हैं। डंकी रूट वो होता है जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश और फिर वहां से किसी और देश के रास्ते होते हुए अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रवेश करना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग वीजा लेकर भारत से तो किसी दूसरे देश में पहले चले जाते हैं, लेकिन आगे वो बिना वीजा के दूसरे देशों से होते हुए अवैध रूप से अमेरिका या किसी दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। तो डंकी रूट क्या है, इसे इस नक्शे के जरिए आप समझिए। जैसे ये लोग कहां जा रहे थे, अगर एजेंट ने लोगों को अमेरिका या कनाडा भेजने की उनसे डील की है तो पहले लोगों को भारत से दुबई भेजा जाता है, ये वो डंकी रूट है। वहां से उन्हें लैटिन अमेरिका के किसी देश में भेजा जाता है, जैसे इक्वाडोर या बोलिविया, गयाना या निकारागुआ जैसे देशों में भेजा जाता है। ये जो फ्लाइट अभी पकड़ी गई फ्रांस में, ये निकारागुआ ही जा रही थी और वहां भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, इसलिए इन देशों में पहले जाते हैं। इसके बाद ये एजेंट लोगों को मैक्सिको ले जाते हैं और वहां से लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग लैटिन अमेरिका के किसी देश पहुंच जाते हैं और उसके बाद पैदल चलकर खतरनाक रास्तों से होते हुए, जंगलों से होते हुए मैक्सिको तक पहुंचते हैं। तो यह अमेरिका पहुंचने का डंकी रूट है। और ऐसे ही लोग यूरोप के देशों में भी जाते हैं, और जिस दिन डंकी फिल्म रिलीज हुई ठीक उसी दिन भारतीयों को ले जा रहे इस विमान को फ्रांस में रोक लिया गया और रोमानिया की एक कंपनी का यह चार्टर प्लेन दुबई पहुंचे भारतीयों को लेकर निकारागुआ ही जाने वाला था, जो डंकी रूट में आता है। अब सच तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस घटना से यह सच्चाई जरूर पता चली कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो किसी भी कीमत पर विदेश जाकर बसना चाहते हैं, एनआरआई बनना चाहते हैं, और विदेश में बसने की उनकी जो चाहत है ये बढ़ती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। 2019-20 में अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या 20,000 से कम थी और पिछले वर्ष सितंबर से इस वर्ष अक्टूबर के बीच ये बढ़कर लगभग 97,000 हो चुकी है। यानी एक साल के दौरान लगभग 1 लाख भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश की। तो हर दिन औसतन 250 से ज्यादा भारतीय अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं अवैध रूप से, और यह समस्या पंजाब और गुजरात में ज्यादा है। विदेशों में इन दोनों राज्यों के लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब वहां से लोग वैध तरीके से तो विदेश जाते ही हैं, यानी वीजा लेकर जाते हैं, लेकिन इन जगहों से लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने का एक रैकेट भी चल रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पक्की नौकरी करने के लिए जो भारतीय विदेश जाते हैं उनमें से सिर्फ 1% गुजराती होते हैं और 3% पंजाबी। इनमें सबसे ज्यादा 32% लोग उत्तर प्रदेश के होते हैं। अभी जिस विमान को फ्रांस में रोका गया उसमें भी ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब के थे, और यह बात पहले भी पता चली कि पंजाब और गुजरात में अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजना अब एक धंधा बन चुका है और विदेश जाने के लालच में लोगों को पैसे का नुकसान हो रहा है, उनकी जान भी जा रही है। ये देखिए, जब ये लोग मुंबई के एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सिर ढककर और चेहरा छुपाकर ये लोग बाहर निकल रहे थे। यानी ये दिखना नहीं चाहते थे, लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं रखना चाहते थे, ये चाहते थे कोई इन्हें पहचाने नहीं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इन्हें अपना चेहरा छुपाने की आवश्यकता पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या काम करके आए हैं कि ये कैमरे के सामने आना नहीं चाहते और अपने किए पर शर्मिंदा हैं? जरा सोचिए। यह तस्वीर एक खुशहाल परिवार की है जो गुजरात के गांव में रहता था। पिछले साल जनवरी में जगदीश पटेल ने अपनी पत्नी वैशाली और 2 छोटे बच्चों के साथ अवैध रूप से विदेश जाने का फैसला किया और अमेरिका की सीमा के पास चारों की लाश मिली। एजेंट्स ने उन्हें पैदल छोड़ दिया था और उनकी ठंड में जमकर मौत हो गई। दुख की बात है कि इसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस साल भी गुजरात के 2 परिवारों के लोग अमेरिका जाने की कोशिश करते हुए मारे गए। 9 और लोग लापता हो गए और संदेह है कि उनकी जो नाव थी वो शायद समुद्र में डूब गई। आपको पता है कि विदेश भेजने के लिए ये एजेंट कितना पैसा लेते हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख।
यानी अगर 4 लोगों का एक परिवार जाना चाहता है तो उनके पास 2 से 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब यह परिवार जा पाएगा। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास इतना पैसा है तो वो गरीब तो हो नहीं सकता, और इतने पैसे का अगर सही इस्तेमाल करे, अगर अपने ही देश में, अपने ही इलाके में, राज्य में अपना कोई बिजनेस कर ले, अपना कोई काम धंधा कर ले, या पढ़ाई करके योग्यता हासिल कर ले, महंगी से महंगी पढ़ाई, महंगी से महंगी डिग्री वो ले सकता है, तो भारत में रहकर ही शानदार जिंदगी जीत सकते हैं, वो धनवान हो सकते हैं, सिर उठाकर फक्र से इस देश में जी सकते हैं, बजाय इसके कि शर्मिंदा होकर विदेश से पकड़े जाने के बाद ऐसे लौटना पड़े। लेकिन हमारे देश में बहुत से लोगों में विदेश को लेकर एक ऐसा आकर्षण है कि वो सच्चाई समझे बिना विदेश जाने का सपना देखने लगते हैं। हमारे देश के युवाओं में भी ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने का बड़ा शौक है, लेकिन वहां की सच्चाई क्या है, इसे आप इन वीडियोस को देखकर समझिए जो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि विदेश में एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन बनने की बजाय अगर आपके पास 20-25 लाख रुपया है जो आप एजेंट को देने वाले हैं, अगर आप 50 लाख 75 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हैं, तो उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल करके अपने ही देश में कोई काम धंधा कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए और शान से सीना तान कर अपने देश में फक्र से आपको अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यहां आपको सम्मान भी मिलेगा और आपको पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। और इंसान की सबसे बुरी आदत यह है कि उसे अगर कुछ ना मिले तो वो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो वो उसकी कद्र नहीं करता।